तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखो। जब से मेरी मम्मी गई है ना, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। मैं अपनी मम्मी के बिना रह नहीं पा रही हूँ। सही कितने साल बताऊं, हो गए मम्मी को गए? अभी 1 साल नहीं हुआ, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। क्या हो गया था आपकी माँ को? साइलेंट अटैक। अटैक। और पिताजी हैं आपके? जी। और भाई बहन कितने हैं आप लोग? हम पहले तो 2 भाई थे, 3 बहनें हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे 3 बहनें हैं बस, और पापा 2 भाई कहाँ गए? एक्सपायर हो गए। दोनों भाई? उनको क्या हो गया? बड़े वाले भैया को करंट लगी थी, छोटे वाले भैया की किडनी फेल थी। सही है, दुख का पहाड़ है ये। माँ भी चली गई, भाई भी चला गया। पिता क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी करीब 1 साल पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा मेजर था, तो इसकी वजह से उनके पैर में दिक्कत है, तो चल नहीं पाते। पहले आप इस चीज को मान लीजिए, एक ही फैमिली, इतनी बड़ी दुनिया में एक ही फैमिली के ऊपर इतनी सारी चीजें। तो इस वीडियो में ये लड़की कह रही है, एक सवाल कह रही है कि यार भगवान को पूरी दुनिया छोड़ के बस मेरी फैमिली देखी थी क्या। और यार ये चीजें ना कहीं हर इंसान सोचता है, आप मैं, कि यार मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। मैंने तो अपने केस में बहुत बार ये चीजों को देखा है, और ट्राई करेंगे कि यार ये चीजें आखिर होती क्यों है, एक अच्छे इंसान के साथ ही ये चीजें क्यों होती हैं, या इंसान को ऐसा लगता है कि वो अच्छा है, उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो उसके साथ ये चीजें क्यों हो रही हैं। थोड़ा सा इसको डिकोड करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले ना इसका थोड़ा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल है ना कि मैं ही क्यों, तो ये सवाल इस लड़की का नहीं है। ये सवाल ना आज से हजारों साल पहले बहुत सारे जो संत हैं, हमारे फिलोसोफर हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने भी किया है। तो इस सवाल को ना नाम दिया है प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग का, या आप इसको कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल। तो इसी सोच को लेते हुए ना कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, इसी सोच को लेते हुए एक रोमन फिलोसोफर थे सेनेका। तो इन्होंने कहा था कि मुश्किलें ना इंसान को एक बेटर इंसान बनाती है, बहुत अच्छा इंसान बनाती हैं, और अगर इन मुश्किलों के बाद भी इंसान बेहतर नहीं होता है तो आप मान लेना कि वो इंसान कभी बेहतर था ही नहीं। ये फिलोसफी इनकी है। मतलब आप मान सकते हो कि ये सवाल उतना ही पुराना है जितना कि इंसानियत पहले से मौजूद थी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, एक एनालॉजी के थ्रू बताता हूँ। मान के चलो कि जो इंसान की लाइफ है ना, वो एक समंदर का सफर है, एक बहुत बड़ा समंदर है, उसका जो सफर है ना वो इंसान की लाइफ है, इसको आप मान के चलो। और तुम एक जहाज के अंदर हो, मौसम शांत है, अच्छी धूप आ रही है, सब कुछ बेटर चल रहा है, सब कुछ शांत इजीली चल रहा है, और अचानक से बिना किसी वार्निंग के एक भयानक समुद्री तूफान आता है। ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और तुम्हारे जहाज को डोलती रहती हैं। आसमान पूरा ब्लैक हो जाता है, अंधेरा छा जाता है पूरे आसमान में, और तुम्हें उस वक्त लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस सिनेरियो में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, इस तूफान को रोक दो, और हो सके तो मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसा तूफान ना आए। लेकिन जो ये प्रेयर है ना, जो ये प्रार्थना इंसान कर रहे हैं, ये एक फेक प्रेयर है। देखो, अगर आप उस जहाज में बैठे हो और उस जहाज को चला रहे हो, तो आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए प्रार्थना करने का? आपका गोल होना चाहिए कि हे भगवान, मुझे जितने भी तूफान आने वाले हैं उनसे लड़ने की शक्ति देना, मुझे इतना पावरफुल बनाना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ में पेन, सफरिंग, चैलेंजेस, ये लाइफ का एक पार्ट है, और ये कभी अवॉइड हो भी नहीं सकती है, क्योंकि ये ना जीवन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं इसे। आपके पेन को, आपके चैलेंजेस को, यही तो लाइफ है ना। अब देखो, मैं वही बात कहूंगा, मैं अगर हिंदू फिलोसफी को मानू ना, तो हिंदू फिलोसफी में क्या बोला गया है लाइफ को, कि संसार दुख से भरा है। जो आपका गोल है ना, वो गोल सफरिंग को खत्म करना नहीं है, पेन को खत्म करना नहीं है। वो गोल होना चाहिए कि आपके सामने जो सिचुएशन आ रही है उसके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है ना, वो यही होना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे तूफान को कोसना नहीं चाहिए। हमें एक अच्छा जहाज बनाने में फोकस करना चाहिए, हमें एक अच्छा नाविक बनने में फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी एक चीज समझ में आई, द क्वेश्चन इज नॉट व्हाई इज देयर ए स्टॉर्म, द राइट क्वेश्चन इज हाउ डू आई बिल्ड ए बेटर शिप एंड बिकम ए बेटर सेलर। चलो मैं आपको बताता हूँ कि यार एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना, इसको थोड़ा डीप में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार कर्म करें तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिल रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड। बट जो ये लाइन्स है ना, ये एक कोट है बस, इससे आगे कुछ नहीं है। देखो, कर्म को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ये बहुत ही डीप है। जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो मेरे दिमाग में भी यही चीज हिट हुई थी कि यार शायद इनके कर्म हो। जब इसने सवाल ही किया ना कि नेचर ने इसके साथ क्यों किया ऐसा, जब भगवान ने ऐसा किया, तो भगवान मतलब हिंदू फिलोसफी का अकॉर्डिंग तो मुझे लगा कर्मों का फल है। तो हिंदू फिलोसफी को मैंने देखा, उसमें जाना कि कर्म क्या होता है, कैसे काम करते हैं, तो मुझे कुछ ऐसी बातें बता ली। तो हिंदी धर्म के अकॉर्डिंग कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। संचित कर्म को आप ऐसा समझ सकते हो कि यार ये एक क्लाउड स्टोरेज होता है आपके कर्मों का। आपने जितने भी आज तक जन्म लिए, चाहे 100, 200, 300 जन्म लिए, उन जन्मों में आपने जो भी एक्शन करे
हैं, जो भी आपकी इंटेंशन रही है, जो भी आपके कर्म रहे हैं, अच्छे बुरे सब स्टोर होते हैं। तो ये सारे कर्म जहाँ स्टोर होते हैं ना, उसे कहते हैं संचित कर्म। अब संचित कर्म का अगर हम एक पार्ट ले लें, ठीक है, मतलब बहुत सारे कर्म है, वहाँ बहुत सारे कर्म कहीं स्टोर हैं, ठीक है, एक क्लाउड स्टोरेज में सेव है, वहाँ के एक फोल्डर से हमने एक फोल्डर उठा लिया, उस फोल्डर को बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, मतलब उसका छोटा पार्ट। संचित कर्म का छोटा पार्ट होता है प्रारब्ध कर्म। अब इसका काम क्या होता है ना, इसका काम होता है कि तुमने जो जन्म लिया है अभी तुम ये जन्म जो तुमने लिया है, जो आपका बर्थ हुआ है, इस जन्म के कर्म देने के लिए ये प्रारब्ध कर्म एक्टिवेट हो जाता है। मतलब तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी लाइफ, ये सब प्रारब्ध कर्म तय करता है। और यही वो चीज है जहाँ पर तुम्हें फेस होता है, ये हम सबको फेस होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अब जो ये लड़की है ना और जो उसकी फैमिली है, ये ना अभी भी कोई धार्मिक लाइफ जी रहे होंगे, और जो इनके प्रारब्ध कर्म है ना, इसका जो एक्सपीरियंस है वो फील कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे, वो महसूस कर रहे होंगे, और इस कर्म के अकॉर्डिंग इन्होंने जो काम किए थे उन्हीं का फल इसको मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदू फिलोसफी कह रही है। और लास्ट है तुम्हारा आगामी कर्म। ये होते हैं नए कर्म, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी इंटेंशन क्या है, तुम्हारे थॉट्स क्या है, तुम्हारे एक्शन क्या है, ये सब तुम्हारा फ्यूचर बना रहे होते हैं। तुम्हारा पास्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध जो कर्म है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो आगामी कर्म है वो तुम्हारे हाथ में होते हैं। तुम इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अब सबसे जरूरी बात यह है, जो कर्म होते हैं ना वो एक्शन नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो और तुमसे एक गाड़ी दूसरी गाड़ी में हिट हो चुकी है और इस गाड़ी को चोट आ चुकी है और ये सब तुमसे अनजाने में हुआ है, तो तुम्हारे जो कर्म का वेट होगा ना वो कम होगा। लेकिन सेम चीज तुमने टक्कर मारी है जानबूझ के, तो यहाँ पर तुम्हारे जो कर्मों का वेट होगा ना वो हैवी होगा, बहुत हाई होगा। इन दोनों सिनेरियो में कार्मिक इफेक्ट जो होता है बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो सोच है, आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो एक्शन है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी पावर है। लेकिन बात वही है ना कि ये इतना हर्ट क्यों करता है, इतना दुख देता है। तो कर्मा एक्सप्लेन करता है क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो कभी नहीं बताएगा कि इतना दर्द क्यों मिल रहा है, क्यों ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो इंसान को तोड़ के रख देती हैं, क्यों ऐसा जो इंसिडेंट होता है तुम्हारी आत्मा में ही भूकंप का काम करता है, तुम्हारी आत्मा को एकदम तोड़ देता है। तो फिलोसफी का एक कॉन्सेप्ट है कि हम सब जितने भी लोग हैं वो कुछ कोर बिलीफ्स में जीते हैं जो हमें सिक्योरिटी फील कराते हैं। और जो ये कोर बिलीफ्स होते हैं ना, ये हमारे जो मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसकी फाउंडेशन होते हैं। अब ये बिलीव्स होते क्या हैं? ये बिलीव्स होते हैं कि दुनिया अच्छी है, सबके साथ न्याय होता है। ये बिलीव्स ये हैं कि मैं सेफ हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और ये बिलीव ऐसे होते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अब इस केस में उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसकी माँ चली गई, उसके 2 भाई एक्सपायर हो गए, उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया। अब इससे क्या हुआ, उसके बिलीव सिस्टम टूट गया, उसको इस संसार का कोई सेंस ही नहीं लग रहा। और जब ये फाउंडेशन पूरा हिल जाता है ना, तब इंसान टूट जाता है। उसके बाद इंसान ये सवाल करता है कि मैं ही क्यों। अब ये चीजें बहुत सारे इंसानों के साथ हुई है, आज की नहीं। अगर मैं बहुत पुराने केसेस लूं, जैसे एक इंसान थे विक्टर फ्रैंकलिन। अब हुआ क्या, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो इनको एक नाजी कैंप में रखा गया। इनके साथ साथ इनकी फैमिली को भी रखा गया। इनकी मम्मी थी, इनके भाई थे, इनकी वाइफ थी, और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। तो उनके साथ हुआ क्या ना, उस कैंप में ना इनकी पूरी फैमिली को इनके सामने मार दिया गया, और इनकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी उनको भी मार दिया गया। इतना बड़ी तकलीफ इनने सही कि इनका जो बिलीफ सिस्टम है ना पूरा टूट गया था। इनकी जो पूरी दुनिया थी ना, जो इनने बसाई थी, वो सब कुछ खत्म हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने सब कुछ समझा और कई महीने बाद उस चीज से बाहर निकले। और इन्होंने जब इस चीज को समझा तो इन्होंने एक सवाल पूछा। इन्होंने कहा कि यार, जो मेरा सोचने का तरीका था ना कि मैं लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये सवाल ही गलत था, ये सोचने का तरीका ही गलत था। इन्होंने अपनी सोच को बदल दिया। इन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि लाइफ मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है। फ्रैंकलिन ने भी वही कहा कि जो पेन है, जो सफरिंग है, इसको कभी लाइफ से अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। और ये जो चीज है, सफरिंग, पेन, चैलेंजेस, ये लाइफ हमसे सवाल पूछ रही है। अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे एक्शन पे डिपेंड करता है कि हम इसका आंसर कैसे दें। और यही है जो तुम्हारी लाइफ को डिफाइन करेगा। अब इसको थोड़ा समझिए, ये चीजें होती कैसे हैं। जब तुम गिरते हो ना, ये लाइफ तुम्हें गिराती है ना, तो उसके बाद जो उठने का और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। अब साइंस ने इसको एक नाम दिया है PDG का, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का। अब PDG का ये मतलब नहीं है कि बाउंसिंग बैक करना, कि तुम जैसे पहले थे वैसे ही बन जाओ। नहीं, अगर आपके सामने आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे आप टूट चुके हो, वो कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर PDG का मतलब ये नहीं होता है कि बाउंसिंग बैक करना, आप फिर से वापिस आ जाना उसी जोन में। नहीं, वहां पर PDG का मतलब होता है कि बाउंसिंग फॉरवर्ड करना, कि आप उससे बेहतर होके निकलो। जो भी आपकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद जब आपको हील हो रहा है, आप PDG कर रहे हो, तो अब उसके बाद ज्यादा वाइज बनो, ज्यादा स्ट्रांग बनो। ऐसा बनो जो कभी तुम पहले थे ही नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो रोमन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक चीज बोली थी कि मुश्किलों में इंसान अच्छा बनता है, बेहतर बनता है। और भी अगर मुश्किलों के बाद भी इंसान बेहतर ना बने तो मतलब वो इंसान कभी अच्छा था ही नहीं। तो सेम चीज PDG में अप्लाई होती है। अब इसी को लेके ना बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने
एक थ्योरी डेवलप की है। उन्होंने ये देखा है कि जब इंसान के साथ ऐसी इंसिडेंट होते हैं तो उसके बाद ना वो 5 चीजों में बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। उन्होंने देखा कि इंसान को ना लाइफ में छोटी छोटी चीजें होती है ना, उससे भी खुशी मिलने लग जाती है। वो अपने जो भी रिश्ते होते हैं, बाकी रिश्ते ना, उनको और भी डीपली और भी मीनिंगफुल तरीके से निभाता है। वो दूसरों का दर्द समझने लग जाते हैं, वो दूसरों को समझाते हैं लाइफ का मतलब। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने इस चीज को सर्वाइव कर लिया है और मैं आगे आने वाले जितनी भी चीजें होंगी ना उसको भी सर्वाइव कर सकता हूँ। इन लोगों को ना अपने नए पर्पस दिखने ले आते हैं, नए रास्ते देखते हैं जिंदगी जीने के, ऐसे रास्ते जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। ये सब चीजें इस थ्योरी में देखा गया है। और मुझे लगता है कि जो लड़की है ना, ये लड़की भी आने वाले टाइम में बहुत बेहतर बन सकती है। और जो ये फ्रैंकलिन था जिनने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी वाइफ अपनी फैमिली को खोया, इन्होंने भी लाइफ को ना 3 तरीके से ढूंढा। जब ये पीडीजी इन्होंने करी, अपने जो भी ये ड्रामा था इसके बाद निकले ना इस ड्रामा से बाहर को, तो उन्होंने 3 फेज में अपनी लाइफ को देखा। पहले इन्होंने देखा प्यार करके, मतलब इन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे ये सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके, जिसमें ये सोसाइटी को कुछ दे सके, कुछ नया दे सके। दूसरा ने देखा जो भी इनके आसपास के इंसान थे, इनके साथ ने डीप रिलेशन बनाए, डीप रिश्ते बनाए, बहुत गहरे रिश्ते बनाए, बहुत अच्छे तरीके से इंसानों के साथ बिहेव किया, लाइफ का मतलब समझाया उन्हें। तीसरा है जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ ना, इसके बाद इन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया कि एक राइटर बन चुके थे उसके बाद। तो बहुत सारे लोगों ने ना अपनी जिंदगी में बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं और इसके बाद ग्रोथ की है। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। एक बॉलीवुड प्लेयर है इंडिया की, उनका नाम है अनुरिमा सिन्हा। आपने बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा, आप गूगल में भी पढ़ सकते हैं इस चीज को। तो उनकी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ उनकी लाइफ में भी। ये बात है सन 2011-12 के आसपास की बात है। काफी अच्छी प्लेयर थी वॉलीबॉल की ये। तो इनका मैच था दिल्ली में, तो ये ट्रेन से ना दिल्ली आ रही थी। तो क्या हुआ इनके साथ, उनके साथ ना कुछ गुंडों ने हाथापाई करना शुरू कर दिया, मतलब लूटपाट करना शुरू कर दिया। पहले इनकी चेन छीनी गई, जो उनके गले में चेन थी वो छीनी गई। फिर इनका जो पर्स था, इनका बैग था, वो छीनने का ट्राई किया। हम विंडो सीट पे बैठे थे तो आपस में कुछ लोग लड़ रहे थे। लड़ने के बाद फिर एक बंदा मेरे पास आया, मेरी चैन दिख रही थी, तो उसने डायरेक्ट मेरे गले पे ही हाथ डाला उसने। मुझे भी ये लगा कि मेरी चैन ही खींचने की कोशिश कर, क्योंकि ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट कहीं और भी पकड़ सकता था। अगर ऐसा छेड़खानी का मकसद होता तो कहीं और पकड़ सकता था। मुझे लगा, बाकी चैन कुछ दिख रहा था। तो मेरा कॉलर आप लोग की तरह शर्ट थी, मेरा शर्ट नहीं कुर्ता का था, तो उसने कॉलर सहित पकड़ लिया। तो वो बॉडी में दिखाई पड़ा, तो हम उसके खींच गए, हम उसकी तरफ वो खींच गए। और ज़्यादा नहीं, विंडो की साइड में तो बैठे ही थे हम, और बगल में दरवाज़ा था। जब वो खींचा तो हम सामने, ये मेरे पीछे दरवाज़ा था, ये इस साइड में था। मैंने एक हाथ से पकड़ रखा था, उसने खींचा, दूसरे हाथ से उसने ऐसे धक्का दे दिया। उसको लगा कि धक्का दे देंगे चैन मेरे हाथ में आ जाएगा, लेकिन अफसोस उसके हाथ में चैन था नहीं, सिर्फ कपड़ा उसके हाथ में था। तो ये स्पोर्ट्स प्लेयर तो थी, वॉलीबॉल प्लेयर, तो इन्होंने ना डिफेंड करना शुरू किया। जब इन्हें 2 मतलब थप्पड़ जो भी मारे होंगे, तो इन गुंडों ने क्या किया, इन जो भी बदमाश थे, इन्होंने इसको ट्रेन से धक्का मार दिया और ये बगल वाले ट्रैक में गिर गई और वहां पर बेहोश हो गई। अब हुआ ये कि इनका एक पैर ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक था उसमें था, एक जो पैर था वो रेलवे ट्रैक के बाहर था। जो एक पैर था उसमें मॉर्निंग तक ऐसा बताया जाता है कि 50 ट्रेनें उसके ऊपर से गई, उनके पैर के ऊपर से। अब इमेजिन करो ऐसा पेन जिसमें इनका पूरा करियर खत्म हो गया, क्योंकि ये बॉलीबॉल प्लेयर थी, उसमें तो लेग्स का रोल मेन है ना, तो इनका पूरा करियर खत्म हो गया। इतना दर्द इन्हें झेला उस रात। इन्हें एम्स में भर्ती किया गया और वहाँ जो भी उससे मिलने आता था वो कहते थे कि यार चलो कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। बट इनको ना कुछ नया अचीव करना था अपनी लाइफ में। तो जो ये अनुरमा जी हैं, इनको ना बहुत सारे ऑफर आए गवर्नमेंट जॉब करने के। तो कम से कम 2 हफ्ते तक ये बेड में थी, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, इतना तगड़ा डिसीजन लिया आप सोच भी नहीं पाते। इन्होंने कहा कि मेरा फोन लेके आओ। इनको फोन दिया गया, इन्होंने फोन मिलाया नेपाल में। अब सबने सोचा कि नेपाल में किसे फोन मिलाया। नेपाल में उस वक्त थी बचेंद्री पाल, जो इंडिया की पहली वुमन एवरेस्ट क्लाइंबिंग वुमन थी, जिन्हें पहला एवरेस्ट क्लाइंब किया था वुमन में। वो अपने कुछ काम से गई नेपाल में, तो उन्होंने अपने सारी बात उन्हें बताई। उन्होंने कहा कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। तो उन्होंने काफी कन्विंस किया कि यार ऐसी हालत है तुम एवरेस्ट कहाँ चढ़ोगी। तो बाद में अनुरिमा ने जैसे ही बात करी और उनको मना लिया। फिर उन्होंने नेपाल में इसकी ट्रेनिंग की, क्लाइंबिंग करने की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की पहाड़ों की, और जो आर्टिफिशियल लेग था ना उसके साथ ट्रेनिंग की। और फाइनली 2 साल बाद इन्होंने एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया और ये दुनिया की पहली वुमन बन गई, विकलांग वुमन कह सकते हैं, वो बन गई जिन्होंने एवरेस्ट में चढ़ाई करी। अब इस स्टोरी का मतलब क्या था? इस स्टोरी का मतलब यही था कि जो आपका दर्द है ना, उससे बाहर निकल के आप कितना बेहतर खुद को बना सकते हो। इन्होंने अपने दर्द को भी ना अपनी पहचान बना लिया। अगर मैं फ्रैंकलिन की बात करूं, उन्होंने भी सेम किया था। उन्होंने सब कुछ खोने के बाद, कैंप से बाहर निकलने के बाद एक बुक लिखी, मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो लाइफ के ऊपर की बुक थी, ताकि वो दुनिया को बता सके कि लाइफ का असली मतलब क्या है। मैं देखो, मेरी जो पहली वीडियो थी ना, उसमें मैंने भगवत गीता में के बारे में बात की थी। भगवत गीता में भी आप पढ़ोगे ना, सेम ही चीज बताई गई है। वैसे भी सुप्रीम बुक है, उसके नीचे सारी चीजें होती है। अच्छा, एक चीज और, लोग ना भगवत गीता को बहुत गलत ले जाते हैं। वो कहते हैं कि भगवत गीता में सिखाती है पेन
मतलब पेन को इग्नोर करना। भगवत गीता में पेन को इग्नोर करना कभी नहीं सिखाती है। वो सिखाती है कि आप पेन रहते हुए भी कैसे अपने आप को वहां पर स्टेबल रख सकते हो, कैसे आप उसको फेस कर सकते हो। वो तुम्हारे अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करती है ताकि तुम जो भी तुम्हारे लाइफ में ड्रामा आने वाले हैं या आए हैं, तुम उसको फेस कर सको, उसके बाद एक अच्छी ग्रोथ कर सको। अब देखो यहाँ पर एक और सिनेरियो भी है। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यार पेन आया उसके बाद तो ग्रोथ मिलनी है। देखो पेन कभी तुम्हें गारंटी नहीं देता ग्रोथ करने की। पेन तुम्हें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि यार तुम्हें एक अवसर दे सकता है कि तुम्हें ग्रोथ मिल सकती है, बट तुम्हें कभी गारंटी नहीं देगा। वो कोई मैजिक पिल नहीं है, वो एक पुश बटन है, आपको पुश कर सकता है एक उसके लिए। आपका जो रिस्पॉन्स है वही आपको डिसाइड करे कि आपको ग्रोथ मिलेगी या नहीं। दूसरा यह है, दूसरा लोग ना ये कहते हैं कि पेन के बाद स्ट्रांग हो जाओ। अब लोग ना स्ट्रांग होने को भी गलत ले जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि यार स्ट्रांग होने का मतलब है कि रोना धोना नहीं है। स्ट्रांग देखो, रो, अगर आपको रोना आ रहा तो रो, अगर आपको गुस्सा आ रहा किसी पे तो गुस्सा निकालो, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ गलत हुआ तो उसको फील करो। जो ये फीलिंग है ना, यही उस प्रोसेस का पार्ट है, यही उस ग्रोथ की प्रोसेस का पार्ट है। हमेशा याद रखो, जो पेन होता है ना वो हीलिंग का पहला स्टेप होता है। बस खुद के लिए दयालु बनो। याद रखो कि आपको खुद के लिए थोड़ा काइंडनेस दिखानी है यहाँ पर। और यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात है समझना कि सफरिंग और विक्टिमहुड को समझना बहुत जरूरी बात है। सफरिंग का मतलब है तुम्हारे साथ हुआ है, कुछ बाहरी हुआ है, कुछ इवेंट हुआ है, कुछ घटनाएं हुई हैं। विक्टिमहुड का मतलब क्या? उसके अंदर है तुम्हारे अंदर जो हो रहा है, तुम्हारी आइडेंटिटी जो हो रही है, वो विक्टिमहुड है। अगर मैं बात करूं अनुरिमा सिन्हा की, वो चाहती तो वो भी रिफ्यूज कर सकती थी ना इन चीजों को, वो भी विक्टिम बन सकती थी, बट वो नहीं बनी। उन्हें उस चीज को सफर किया। फ्रैंकलिन की बात को तो वो भी विक्टिम बन सकता था, लेकिन नहीं किया, उन्हें सफर किया, वो टीचर बना। तो जो भी ये इवेंट होते हैं ना, वो तुम्हें डिफाइन नहीं करते हैं, वो तुम्हारे रिस्पॉन्स को डिफाइन करते हैं। अगर आप विक्टिमहुड चूज करोगे कि मैं तो विक्टिम था, तो वो गलत होगा। अगर आप ग्रोथ को चूज करोगे तो वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को पूरा चेंज कर देगी। वो आपको तो हील करेगी, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपका जो बिहेवियर, आपकी जो लाइफ है, पूरा चेंज कर देगी। इसलिए बहुत बार देखा गया है कि जो पीडीजी होते हैं ना, जो बंदे ग्रोथ करते हैं, वो ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, वो ज्यादा कंपैशनेट होते हैं और ज्यादा पर्पसफुल होते हैं। वो लाइफ को जीते हैं अच्छे तरीके से, उन्हें लाइफ का एक गहरा मतलब पता चल जाता है। तो याद रखना, जो तुम्हारा पेन होगा ना, वो तुम्हें सुपर पावरफुल बना देगा। और जो ये सफरिंग होती है तुम्हारी लाइफ की ना, वो तुम्हारी एक नई स्टोरी तय करेगी, नई स्टोरी बनाएगी। तुम ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म डेवलप करो जो विक्टर ने किया था। हर चीज को हाँ बोलना, हर चीज को एक्सेप्ट करना, पेन को, गिल्ट को, डेथ को, ये सब होंगी। लाइफ है तो चलेगी। लाइफ का मीनिंग ढूंढो, लाइफ को ऑप्टिमाइज करो, उसकी क्षमता रखो अपने अंदर। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी लाइफ तुम्हारी एक स्टोरी बनाएगी। तुम किसी और लाइफ के लिए, किसी और लोगों के लिए एक कहते ना कि प्रेरणा स्रोत बन सकते हो, एक लाइट हाउस बन सकते हो तुम उन लोगों के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं उस तूफान में खुद को खोया है। तुम्हारा दर्द किसी और के लिए उम्मीद बन सकता है। तुम्हारी कहानी सुनते ही ना दूसरे लोगों को हिम्मत आ सकती है। और यही है किसी भी लाइफ का सुपर मीनिंग समझना। ये जो लड़की है जो आज इतने दर्द में है, जिसको हमने अभी वीडियो में देखा है, क्या पता उसका ये दर्द, उसकी ये कहानी कल किसी के लिए मोटिवेशन बन जाए। क्या पता इसके बाद तो कुछ ऐसा अचीव कर ले कि वो कभी नहीं कहे कि यार मेरे साथ ही क्यों। तो यार इस वीडियो में इतना ही था। एक सवाल होता है कि मैं ही क्यों, मुझे लगा कि इसमें वीडियो बनानी चाहिए। जितने भी थोड़े बहुत एक्सपेक्ट मैंने देखे, मैंने आपको बताए। और यार मुझे लगता है कि जो ये गॉड होता है, जो यूनिवर्स है, जो नेचर है, ये कभी आपको पेन नहीं देती है, ये आपको देती है सिचुएशन, आपको मुझको सिचुएशन देती है। और यहाँ पर चॉइस हमारे पास होती है कि हमें विक्टिम बनना है या हीरो बनना है। और ये चॉइस हमेशा हमारे पास रहेगी। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि आपका दर्द कभी भी फुल स्टॉप नहीं बन सकता। ये सिर्फ एक कॉमा बन सकता है। और यही शुरुआत है तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की। वो चैप्टर जो तुम्हें बताएगा तुम आखिर हो कहाँ, वो चैप्टर जो तुम्हें दिखाएगा तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। तो यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।